सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर एंड वेलकम टू माय चैनल। कहानी शुरू होती है 20 जुलाई 1969 को। सैटर्न 5 स्पेसक्राफ्ट का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। एस्ट्रोनॉट नील द मिस्टर कूल आर्मस्ट्रांग अपने साथी एस्ट्रोनॉट एडविन बज़ एल्ड्रिन के साथ नासा ह्यूस्टन को ये मैसेज भेजते हैं कि द ईगल हैज़ लैंडेड। नील मिस्टर कूल आर्मस्ट्रांग स्पेसक्राफ्ट से निकल के चांद पर पहला कदम रखते हैं और उनके पीछे एडविन बज़ एल्ड्रिन भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन का तो सुना, ये दरमियान में मिस्टर कूलर बस गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये दोनों के निक नेम्स थे जो नासा की तरफ से ऑफिशियली हर एस्ट्रोनॉट को दिए जाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग को मिस्टर कूल कहा जाता था और चांद पर पहला कदम रखने के बाद उनका निक चेंज होके द फर्स्ट मैन हो गया। पहले कदम के साथ नील आर्मस्ट्रांग ने वो मशहूर लाइन बोली, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर अ मैनकाइंड। यहाँ से मैं आपको रीसेंट इंसानी तारीख की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक मून लैंडिंग की स्टोरी सुनाऊंगा। कैसे आपस की मुकाबलेबाजी में सोवियत रशिया और अमेरिका ने लोगों को स्पेस की दुनिया से मुतारिफ करवाया। सोवियत रशिया ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया तो अमेरिका ने चांद पर पहला कदम रखा, जिस पे आज भी बहुत से लोग यकीन नहीं करते और इसे एक कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी डिकोड करेंगे, तो स्टे ट्यून, हमारे साथ रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बात शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे से। जंग खत्म हो गई। उभरती हुई सुपर पावर्स जर्मनी और जापान को अमेरिका, सोवियत रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्कों ने शिकस्त दे दी और दुनिया के नक्शे पे दो नई सुपर पावर्स सामने आई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया। दुनिया पर डोमिनेंस हासिल करने के लिए दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। अमेरिका अपनी बर्तरी पहले ही दिखा चुका था जब उसने जापान के 2 शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब पहन के जंग खत्म कर दी थी। सोवियत असले की इस रेस में थोड़ा पीछे थे कि 1957 का वक्त आता और पूरी दुनिया में खबर फैलती कि सोवियत रशिया ने स्पेस में अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया। अमेरिकी सख्ते में आ गए कि उनके आर्च राइवल्स ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दौड़ में शिकस्त दे दी। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब टेलीग्राम इस्तेमाल होते थे, बगी में इंजन लगा के लोग उसे गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सोवियट्स के लिए यकीनन एक फख्र की बात थी। फिर साल 1961 आता है। 1961 में सोवियट्स ने फिर अमेरिका को चौंका दिया जब पहला इंसान स्पेस में भेजा गया। यूरी गगारियन पहले कॉस्मोनॉट थे जो स्पेस में गए और बाहिफाजत वापस आए। ये एक वाकई बहुत बड़ा माइलस्टोन था। उस दौर में भी कलर टेलीविजन भी दुनिया में कॉमन नहीं थे। रशियन कॉस्मोनॉट्स स्पेस में जा रहे थे। दुनिया टेक्नोलॉजी एज में दाखिल हो रही थी और फ्यूचर उसी का था जो टेक्नोलॉजी में सबकत ले जाता। अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी बर्तरी दिखाने के लिए नासा के साथ हाई लेवल मीटिंग्स करना शुरू कर दी, जिसमें किसी ने सूरज को एक्सप्लोर करने का मशवरा दिया तो किसी ने मरीख पे जाने का मशवरा दिया। बिलाखिर 25 मई 1961 को JF कैनेडी ने एक स्पीच में अनाउंस कर दिया कि अमेरिका अगले 10 सालों में चांद पर इंसान भेजेगा और उन्हें बाहिफाजत वापस लेके आएगा। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी और यहाँ से फिर दोस्तों अपोलो मिशन की शुरुआत होती है। दोस्तों ज़मीन से चांद का फासला 3,80,000 किलोमीटर है। नासा ने 1961 से 1967, 1961 से 1967 के दौरान टेस्टिंग के लिए बहुत से खाली रॉकेट्स चांद की तरफ भेजे। फिर 1967 में अपोलो 1 पहला इंसानी मिशन चांद पर भेजने के लिए तैयार था, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट, लेकिन लॉन्च के दौरान लूनर मॉड्यूल में आग लगने से मिशन फेल हो गया और तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन नासा ने हार नहीं मानी और अगले 1 साल में टेस्टिंग के लिए 5 मजीद खाली रॉकेट खला में भेजी गए। फिर दिन आता है 11 अक्टूबर 1968 का अपोलो 7 मिशन, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट सवार थे। उनको खला में भेजा गया जो कामयाब रहा। फिर अपोलो 8, 9, 10 में मजीद लोग भेजे गए और सब टेस्टिंग्स की गई। तमाम मिशंस कामयाब रहे। फाइनली 16 जुलाई 1969 अपोलो 11, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, तीनों को चांद पर भेजा गया और यह मिशन कामयाब रहा। माइकल कॉलिंस का नाम यकीनन आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि वो चांद पर कदम नहीं रख सके, लेकिन मिशन का हिस्सा जरूर थे। एक्चुअली वो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल के पायलट थे, जिसका काम सिर्फ चांद का चक्कर लगाना था। चांद पर सिर्फ लूनर मॉड्यूल ने ही लैंड करना था, जिसके पायलट्स नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन थे। एक्चुअली रॉकेट के 3 हिस्से थे, लूनर, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। लूनर मॉड्यूल चांद के पास जाके डिटैच हो जाता है और चांद पर लैंड कर जाता है, जबकि कमांड और सर्विस मॉड्यूल चांद के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। लूनर मॉड्यूल का नाम ईगल रखा गया और कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल का नाम कोलंबिया था। इसलिए लैंडिंग के बाद पहला सिग्नल जो भेजा उसमें यही कहा गया, ईगल हैज लैंड। ये बिलाशुबा एक तारीखी दिन था। तकरीबन 7 करोड़ लोगों ने इसे टेलीविजन पर लाइव देखा। जब दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंड किए तो आपस में बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चांद पर कोई हवा नहीं थी
और साउंड्स की वेव्स को कैरी करने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स तकरीबन 3 घंटों तक चांद पर मौजूद रहे, मिट्टी और पत्थरों के सैंपल इकट्ठे किए, कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जिसमें मुख्तलिफ सेइज़ोमीटर्स और ज़लज़लों को चेक करने की डिवाइसेस थी, प्लस अमेरिकी झंडा लहराया और वापस लूनर मॉड्यूल में बैठ के ज़मीन पे आ गए। यह पूरा इवेंट डॉक्यूमेंटेड था और लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा था, लेकिन लोग फिर भी इस पर यकीन नहीं करते और इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं। तब हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ इन थ्योरीज को भी डिकोड करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब ड्रामा था, हॉलीवुड की किसी स्टूडियो में इंतहाई महारत के साथ इसे एग्जीक्यूट किया गया। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो रशियंस इसे कभी ना मानते, लेकिन रशियंस ने इसे एक्सेप्ट किया और काफ़ी अर्सा इस पर तहकीक करने के बाद इसे थर्ड बिगेस्ट इवेंट कहा आफ्टर स्पुतनिक 1 और यूरी गागारिन की स्पेस जर्नी के बाद। दरअसल सोवियट्स रशिया ने ना सिर्फ इसे एक्सेप्ट किया बल्कि साथ इंतहाई खुफिया तौर पे अपना मून प्रोग्राम भी शुरू किया और काफ़ी टेस्ट फेल किए, जिसका पर्दाफाश 1989 में कुछ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो रशियन कॉस्मोनॉट से मिलने मॉस्को गए, उन्होंने अपने विजिट्स के बाद किया। नेक्स्ट वन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको चांद पर अमेरिकी झंडा लहराता हुआ नजर आता है। जैसे मैं पहले बताया, चांद पर कोई हवा नहीं है तो झंडा कैसे लहरा रहा था? अरे भाई, ये स्पेशल झंडा था जिसमें 2 तरफ सपोर्ट एंगल लगाए गए थे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, और झंडे को खोलते वक्त ऊपर वाला यानी कि हॉरिजेंटल एंगल ठीक से फिट नहीं बैठा तो झंडे का कपड़ा थोड़ा सा गिर गया, जिसकी वजह से झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा। अगला सवाल जो लोगों ने उठाया कि वो बड़ा दिलचस्प है कि अगर ये वाकई ही चांद की सतह तो आसपास सितारे क्यों नहीं नजर आ रहे, जबकि ज़मीन से तो नजर आते हैं, जो कि वाकई एक लॉजिकल सवाल था। इसका जवाब ये है कि एग्जैक्ट 8:17 PM रात के वक्त लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है और नील आर्मस्ट्रांग 2:56 पे इन द मॉर्निंग फिर चांद पर पहला कदम रखते हैं और 3 घंटे मौजूद रहते हैं। और जब वो ये तस्वीर ले रहे थे तो तकरीबन सुबह का टाइम था और चांद की इस साइड पे सूरज फैल चुका था, जिसकी वजह से तस्वीर में कोई सितारे नज़र नहीं आए। तीसरी बात ये लोग उठाते हैं कि तस्वीर लेते हुए एडविन एल्ड्रिन के हेलमेट पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, एडविन एल्ड्रिन के हेलमेट पे जो नील आर्मस्ट्रांग का रिफ्लेक्शन है, उसमें नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कोई कैमरा नहीं है, तो तस्वीर कैसे ले रहे थे? तो इसका जवाब है भाई, कैमरा एस्ट्रोनॉट्स के स्पेशल सूट्स के ऊपर नस्ब था, सिर्फ एक बटन दबाने से तस्वीर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाती थी। इसी तरह एक और सवाल उठाया जाता है, भाई वो तस्वीर किसने ली जब नील आर्मस्ट्रांग स्पेस क्राफ्ट से बाहर आ रहे थे? तो भाई स्पेस क्राफ्ट पे भी कैमरे लगे हुए थे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सवाल जो बड़ा जायज़ था कि इनके बाद कोई बंदा चांद पर क्यों नहीं गया, जबकि ऐसा नहीं है, लोग मिसगाइडेड हैं। इन 2 एस्ट्रोनॉट्स के बाद 1974 तक 12 मजीद एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए। अपोलो ने टोटल 6 मजीद मिशंस किए। अपोलो 17 उनका इस प्रोग्राम का आखिरी मिशन था। फिर आप कुछ लोग इसके बाद ये भी सवाल उठाते हैं, तो अच्छा फिर 1974 के बाद क्यों बंद कर दिया, 1974 के बाद यानी कि क्यों बंद कर दिया? दरअसल दोस्तों, ये प्रोग्राम अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए इंतहाई महंगा साबित हो रहा था। अमेरिकी पब्लिक इस पर सवाल उठाना शुरू हो गई था, आखिर इसका फ़ायदा क्या है? मसलन इस प्रोग्राम की कॉस्ट यानी कि खर्चा तकरीबन उस वक्त $25 अरब था, जो आज के $100 अरब से भी ज़्यादा बनते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम, 4 लाख इंजीनियर्स ने इस पर काम किया। अब ये ऐसा तो नहीं है कि आपने गाड़ी निकाली और निकल गए। नासा ने भी इस प्रोग्राम को अपोलो 20 मिशन तक ही प्लान किया था, लेकिन फिर पब्लिक प्रेशर पे और बेनता कॉस्ट की वजह से इसे रोक दिया गया। अमेरिकी इकोनॉमी उस वक्त वैसे भी वियतनाम जंग की बाकियात से डील कर रही थी। बट अब नासा ने दोबारा आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसमें 2025 तक फिर से चांद पर जाने का मिशन है, और प्लस इस दफ़ा उनका फोकस मार्स यानी कि मरीख भी है। बहुत से प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ने तो मार्स पे ज़मीनें भी बेचना शुरू कर दी हैं। खैर, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इंसान कहाँ तक टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल में लेके आता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दें और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।